बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लीवर पैथोलॉजी। तो लीवर की पैथोलॉजी की सबसे पहली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लीवर की डिजीज़ का बेसिक ओवरव्यू लेंगे और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लीवर पैथोलॉजी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो लीवर आपको पता है कि जीआईटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, और एक ये एसेसरी ग्लैंड भी है और स्किन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन वो लीवर है। तो इस पूरे फ्लो चार्ट के अंदर मैंने तमाम डिजीज़ का, तमाम हेडिंग्स का जो आपने लीवर पैथोलॉजी के अंदर कवर करनी है, स्पेसिफिकली जो सारा रेफरेंस है रॉबिन से लिया गया है, रॉबिन पैथोलॉजी से लिया गया है। तो लीवर पैथोलॉजी के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, किसी भी चीज़ की पैथोलॉजी या डिजीज़ पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत उसकी जनरल एनाटमी का पता होना चाहिए। फिर हम जो लीवर डिजीज़ है उसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, फिर इसके कैटेगरी आ जाएगी, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर कौन से होते हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है, ड्रग इंड्यूस या टॉक्सिन इंड्यूस इंजरी क्या हो सकती है, फैटी लीवर क्या होता है और इनहेरिटेड लीवर डिसीज क्या क्या हो सकती है। ठीक हो गया, हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं जनरल एनाटमी से। तो आपको पता है कि लीवर स्किन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आफ्टर स्किन इज लीवर। और लीवर का वेट एक अच्छा खासा होता है, ठीक है, 1400 से लेकर 1600 ग्राम तक इसका वेट होता है। अब लीवर के पास डुअल ब्लड सप्लाई है। एक इसके पास ब्लड सप्लाई आती है पोर्टल सर्कुलेशन से और दूसरी आती है सिस्टमिक, ठीक है, यानी एक पोर्टल वेन आ रही होती है लीवर के पास। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक मैंने हेपेटिक लोब्यूल बनाया हुआ है जो कि लीवर के मॉडल को या लीवर की एनाटमी फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। ठीक हो गया। तो लीवर के सेंट्रल में देखो तो आपको एक सेंट्रल वेन नजर आती है और उस सेंट्रल वेन को इनरवेट करने के लिए आपको 6 कॉर्नर्स के ऊपर पोर्टल ट्रायड देखने को मिलता है। पोर्टल ट्रायड पोर्टल ट्राय के अंदर होता है। पोर्टल ट्राय के अंदर क्या क्या चीजें होती है, पोर्टल ट्राय के अंदर या चीजें होती है, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट होती है। ठीक है, पोर्टल ट्राय के अंदर होती है। इन तीनों को मिला के पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। ठीक है, और ये लीवर के अंदर जिस डिप्रेशन से आती है उसको बोलते हैं हाइलम, जो कि हम पोर्टा हिपैटिस भी कह सकते हैं। लीवर की पोस्टो इंफीरियर सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है। अब लीवर के पास दो टाइप की सर्कुलेशन आ रही है, एक पोर्टल वेन से, दूसरा हिपैटिक आर्टरी से। तो पोर्टल वेन में तकरीबन 60 से लेकर 70% हिपैटिक ब्लड फ्लो होता है, जबकि हिपैटिक आर्टरी के अंदर 30 से लेकर 40% तक ब्लड आता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो लीवर का हिपैटिक लोब्यूल है, ये बहुत अच्छा मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक जो लीवर के स्ट्रक्चर होता है, लीवर का जो पैरेन्काइमा होता है, उसको बहुत सारे न्यूमरस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड कर देती है। ठीक हो गया। और हर हेक्सागोन के कॉर्नर के ऊपर आपको पोर्टल ट्रायड देखने को मिलता है। पोर्टल ट्रायड के अंदर पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, इनके ब्रांचेस वगैरह ट्रैवल करती है। इस हिपैटिक लोब्यूल के सेंटर में आपको सेंट्रल वेन नजर आती है और ये सेंट्रल वेन खत्म हो जाती है हिपैटिक वेन के अंदर और वो हिपैटिक वेन जाती है इन्फीरियर वेना कैवा में और वो इन्फीरियर वेना कैवा राइट हार्ट में खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा सा आपको बेसिक ओवरव्यू देखने को मिल सकता है। और एक है जो एक पूरा हेक्सागोनल हेपेटिक लोब्यूल होता है, उसको 6 एसिनाई के अंदर डिवाइड कर देती है, 6 ट्राइंगुलर एसिनाई। तो मैंने एक ट्राइंगुलर एसिनाई को ग्रीन से शो किया हुआ है इस वाले से। ठीक हो गया। तो ये ट्राइंगुलर एसिनाई है। ठीक है, अब इस ट्राइंगुलर एसिनाई, अब इस ट्राइंगुलर एसिनाई के अगर आप देखो तो इसके जो एक एपेक्स है, एपेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, हमारी सेंट्रल वेन पड़ी हुई है। ठीक हो गया। और इसके पेरिफेरी के ऊपर क्या होते हैं, हमारे पोर्टल ट्रायड होते हैं। और आप ये भी देखो कि अंदर यहाँ पे क्या चीजें हैं, इसके जो ये जो चीजें हैं ना सारी ये वाली, ये सारे के क्या होते हैं, हेपेटोसाइट के कोर्स होते हैं, हेपेटोसाइट के कोर्स होते हैं। ऐसे हेपेटोसाइट जो सेंट्रल वेन के करीब पड़े हुए हैं, इस एरिया में पड़े हुए हैं ऐसे हेपेटोसाइट, तो उनको ब्लड फ्लो सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो ऐसे हेपेटोसाइट जो कि सेंट्रल वेन के करीब पड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं पेरी सेंट्रल और इनको जोन 3 बोलते हैं। जबकि जो पोर्टल ट्रैक के नजदीक पड़े हुए होते हैं तो उनको पेरी पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, जो पोर्टल ट्रैक के नजदीक पड़े हुए होते हैं जिनको जोन 1 बोलते हैं, यानी जो जोन 1 जो सबसे इसके करीब पड़ा हुआ होगा, फिर जोन 2 और जोन 3 होती है। ठीक हो गया। अब ये जो जोन्स होती है लीवर के मेटाबॉलिज्म को, हेपेटोसाइट के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हेपेटिक आर्टरी से आता है। तो सबसे पहले जो जोन 1 में रहने वाले हेपेटोसाइट होते हैं उनको सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। लेकिन अगर इसी ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिन होगा तो सबसे पहले यही डैमेज हो जाएगी, लेकिन यही सबसे पहले हील कर जाएगा क्योंकि इनके पास ऑक्सीजनेशन। ठीक हो गया। तो इस लंग्स के जो सॉरी लीवर के जो 3 जोन्स होते हैं ये हिपैटोसाइट के ऑक्सीजनेशन को इफेक्ट करते हैं, उसके मेटाबॉलिक रेट को भी इफेक्ट करते हैं। बाकी इतनी जनरल एनाटमी आपको काफ़ी है बताना। अब इसके बाद जनरल एनाटमी को पढ़ने के बाद अब हम देख लेते हैं कि जो लीवर डिजीज है इसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए लीवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लीवर के एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होते हैं, लीवर के सिंथेटिक फंक्शन भी होती है, लीवर की एक इंटीग्रिटी भी होती है। तो सबसे पहले जो लीवर डिजीज होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए कोई ना कोई लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन होती है। वो लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन या लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं, वो लीवर के 3 बेसिक पैरामीटर को या कैटेगरी को इन्वॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो लीवर के या हिपैटोसाइट की इंटीग्रिटी को चेक करते हैं।
और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो लीवर की एक्सक्रीटरी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं या उसको डिटेक्ट करते हैं। और लीवर का एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है, बाइल को एक्सक्रीट करना। और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हिपैटोसाइट की कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हिपैटोसाइट की सिंथेसिस को चेक करते हैं। तो जो लैब इन्वेस्टिगेशंस होती है इनके 3 कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है। कुछ इंटीग्रिटी को करेंगे, कुछ एक्सक्रीशन को करेंगे, कुछ हिपैटोसाइट के सिंथेटिक फंक्शन को कंट्रोल करेंगे, ठीक हो गया। अब जो इंटीग्रिटी को करते हैं, बात वक्त ऐसा होता है कि जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो लीवर के जो हिपैटोसेलुलर एंजाइम्स होते हैं, साइटोसोलिक एंजाइम होते हैं, वो प्लाज्मा में आना शुरू हो जाते हैं। और प्लाज्मा में कौन सा एंजाइम आना शुरू हो जाता है, EST, ELT, LDH, ठीक हो गया। ओके इसके अलावा जो बिलियरी एक्सक्रीटरी फंक्शन है, बाइल को एक्सक्रीट कराना, ये भी लीवर का फंक्शन होता है। और लेबोरेटरी के अंदर हम क्या चीज़ें मेजर करते हैं, सीरम बिलिरुबिन। और सीरम बिलिरुबिन भी 2 तरह का होता है, टोटल और डायरेक्ट। जो टोटल होता है, टोटल के अंदर आप अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों को मिला देते हो, और डायरेक्ट के अंदर सिर्फ कॉन्जुगेटेड होता है। इसके बाद आप यूरिन बिलिरुबिन होता है, सीरम बाइल एसिड, इन सबको देखते हो। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंजाइम्स भी होते हैं जो जब रिलीज होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जब बाइल कैनालिकुलस डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये रिलीज होगा बाइल कैनालिकुलस से, जबकि हिपैटोसाइट से जो रिलीज होते हैं वो EST, ALT, LDH होते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेट के अलावा सीरम गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है, सॉरी ट्रांसपेप्टिडेज, ये भी रिलीज हो जाता है। इसके अलावा हिपैटोसाइट सिंथेटिक फंक्शन है, कुछ फंक्शंस होते हैं लीवर के कि लीवर ने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन कुछ कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। तो कोआगुलेशन फैक्टर को मॉनिटर करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम और टिश्यू पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है, ठीक हो गया। ओके और इसके अलावा हिपैटोसाइट का कुछ अपना मेटाबॉलिज्म भी होता है। लीवर ने क्या करना है, लीवर ने अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और टेस्ट भी किया जाता है जो कि हिपैटिक डीमिथाइलेशन वगैरह, वो है अमाइनोपाइरिन ब्रेथ टेस्ट, ठीक है, अमाइनोपाइरिन ब्रेथ टेस्ट, ठीक हो गया। अब इन सबको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर कर लेगा, लेकिन लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटीग्रिटी, एक्सक्रीशन और लीवर के सिंथेटिक फंक्शन को मॉनिटर करते हो। अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ऑफ और रिपेयर क्या है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले क्या होगा, लीवर को इंजरी होगा तो लीवर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमने कहा था कि जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेबाइल, स्टेबल और तीसरा एक और था परमानेंट। परमानेंट के अंदर स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और न्यूरॉन्स आ जाते हैं जो कि ग्रो नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते। लेकिन लीवर के पास कुछ ना कुछ स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, जब ये रीजनरेट करते हैं, जब लीवर का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या उसका कोई पार्ट हम डोनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, लीवर ट्रांसप्लांटेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पैरेन्काइमल रिस्पॉन्स, तो इसी में आ जाएगा स्कार। स्कार क्या होता है, क्योंकि इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई है, लीवर डैमेज हो गया है, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, लीवर की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, डैमेज पार्ट को रिप्लेस करने के लिए फिब्रोटिक टिश्यू की डेपोजिशन हो जाती है, ठीक हो गया। तो उसको बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन एंड रिग्रेशन। हम इन सबको डिटेल से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब नेक्स्ट है कि अगर लीवर फेल हो जाता है, जिस तरह हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेल होने का मतलब है कि हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी खत्म हो जाती है। लीवर फेलियर का मतलब है कि लीवर की सारे सिंथेटिक, इंटीग्रिटी फंक्शन और एक्सक्रीटरी फंक्शन खराब होना शुरू हो गया। तो ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट का मेन कॉज क्या होगा कि सडन मैसिव हिपैटिक डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जैसे रिब्स की फ्रैक्चर होता है, रिब्स का फ्रैक्चर लीवर को डैमेज कर सकता है। या फिर दूसरा क्रॉनिक भी हो सकता है, क्रॉनिक में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होता है लीवर की इंजरी करवाने में, ठीक हो गया। अब जो एक्यूट लीवर फेलियर है, एक्यूट लीवर फेलियर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, 26 वीक ऑफ इनिशियल लीवर इंजरी। क्या अगर कोई ना कोई पहले लीवर की इंजरी होगी और फिर उसके 26 वीक्स के अंदर जो साइन सिम्टम आना शुरू हो जाएगी, वो एक्यूट लीवर फेलियर को इंडिकेट करेंगे। और जो इसके बाद वाली होगी वो क्रॉनिक को इंडिकेट करेगा। और क्रॉनिक के अंदर कोई ना कोई पहले से कोई डिजीज मौजूद होता है, ठीक हो गया, क्रॉनिक लीवर फेलियर। इसके बाद इन्फेक्शियस डिसऑर्डर की तरफ आ जाते हैं। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के अंदर जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस वायरल भी हो सकता है, दूसरा बैक्टीरियल भी हो सकता है, कुछ हमारे प्रोटोजोआ भी होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस आपको बताया था कि जो हेपेटाइटिस वायरस होती है 5 कैटेगरी के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ठीक हो गया। जो इसमें से हेपेटाइटिस B है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, DNA मालिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक हो गया। लेकिन बाकी सारे सिंगल स्टैंडर्ड RNA मालिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। और क्या होगा, बाकी सारे जो हेपेटाइटिस A और E ये ट्रांसमिट होते हैं ओरोफिकल रूट से, जबकि हेपेटाइटिस B, C, D ये पारेंटियल, सेक्सुअल और पेरिनेटल। इसके अलावा हेपेटाइटिस C इंट्रानेजल कोकेन यूज की वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस A और E की जो इनक्यूबेशन पीरियड है तकरीबन सिमिलर है, 2 से लेकर 6 वीक, जबकि B, C, D के भी सिमिलर है, 2 से लेकर 26 वीक है, ठीक है। अब जो क्रॉनिक कैरियर स्टेट होती है वो हेपेटाइटिस C के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू हेपेटाइटिस B एंड D। डायग्नोसिस क्या होगा, हेपेटाइटिस A का डायग्नोसिस इस तरह से होगा कि आप IgM को सीरम के अंदर देख लो, IgM एंटीबॉडीज। और हेपेटाइटिस B का क्या होगा, इसके HBS एंटीजन होते हैं, ठीक है, और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा PCR टेस्ट भी करते हैं हेपेटाइटिस RNA के लिए।
ओके, तो बात होगी वायरल हेपेटाइटिस की। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, दूसरे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते होते हैं, लेकिन वो इतने माइन्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर आप कह सकते हो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर टाइफाइड फीवर करवाने वाला साल्मोनेला टाइफी है, जो ट्रिपनीमा पैलिडम और स्कैंडियो टर्शियल साइफिलस करवाता है, जो बार्टोनीला है, बार्टोनीला हैंसली कैट स्क्रैच डिजीज करवा देता है। ठीक हो गया, बार्टोनीला जो कि ग्राम नेगेटिव रॉड जूनोटिक के अंदर आ जाता है। ओके, इसके बाद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में क्या होगा, इम्यून सिस्टम लिवर को बैकफायर करना शुरू कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस लिवर इंजरी के कुछ ड्रग्स होती है और टॉक्सिन्स होती है, वो लिवर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होती है और दूसरी ड्रग्स होती है वेलप्रोइक एसिड, ये भी लिवर को डैमेज कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर एक डिजीज लिखा हुआ है फैटी लिवर। फैटी लिवर भी दो टाइप का होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहलिक अल्कोहल से एसोसिएटेड होगा, नॉन अल्कोहलिक दूसरे कॉजेज हो गए। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट है इनहेरिटेड लिवर डिजीज। इनहेरिटेड लिवर डिजीज हम कह सकते हैं कि इसमें हीमोक्रोमेटोसिस है और इसके अलावा अल्फा 1 एंटाइट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से एम्फाइसीमा हो सकता है। विल्सन डिजीज है, कॉपर का मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। ओके, तो ये सारा ये आ जाएगा किसके अंदर, ये इनहेरिटेड लिवर डिजीज के अंदर आ जाएगा। ओके, हम इन सबको वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं और दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक निमोनिक लिखा हुआ है कि जो क्रॉनिक लिवर इंजरी होती है या जो एक्यूट लिवर फेलियर होती है, उसके कॉजेज क्या होते हैं। उसके कॉजेज में यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, ABCDEF। ठीक है, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला लिखा हुआ है एस्टामाइनोफेन हेपेटाइटिस सी और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, दूसरा B से बनता है हेपेटाइटिस B, C से बनता है हेपेटाइटिस C, D से बनता है हेपेटाइटिस D और ड्रग और टॉक्सिन्स आ जाते हैं। E से हेपेटाइटिस E और इसके अलावा कुछ विल्सन डिजीज और बर्ड चारी सिंड्रोम, लिम्फोमा, कार्सिनोमा, जिनको आप इजोट्रिक कॉजेस बोलते हैं। और F से क्या होगा, फैटी चेंजेस होती है। फैटी चेंजेस में फैटी लिवर हो सकता है, अल्कोहल की वजह से, वेलप्रोइक एसिड की वजह से राइस सिंड्रोम हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह भी हो जाती होती है। अब इसके क्या फेटल कॉन्सिक्वेंस होते हैं लिवर फेलियर के। अगर लिवर डैमेज हो गया, लिवर सही तरह काम नहीं कर पा रहा, तो कोगुलोपैथी हो सकती है, एन्सेफलोपैथी हो सकती है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लीडिंग, इसोफेगल वायरसिस हो सकती है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। इतने सारे इसके आउटकम है जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर इन सबको कवर करना मुश्किल है, तो इस पूरे फ्लो चार्ट में सिर्फ आपको मैंने बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया है कि लिवर पैथोलॉजी में आपने किन किन डिजीज को पढ़ना है। बाकी हम वन बाय वन इन सब डिजीज को पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, अभी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।